आज हम आपके लिए एक नया विषय लेकर के आए हैं जिसमें आपसे प्रश्न पूछा नहीं जाएगा, जिसमें आपको सिर्फ बताया जाएगा। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज का विषय। सबसे पहली जो सूचना हम आपके लिए लेकर के आए हैं, संस्कृत साहित्य में भवभूति के कितने रूपक प्राप्त होते हैं? तो इसका उत्तर है 3। भवभूति के 3 रूपक प्राप्त होते हैं। एक इसके नाम देख लेते हैं। सबसे पहला जो रूपक प्राप्त होता है वह है महावीर चरितम। महावीर चरितम सबसे पहला जो भवभूति का रूपक प्राप्त होता है उसका नाम है महावीर चरितम। उसके बाद जो प्राप्त होता है उसका नाम है मालती माधवम। और तीसरा जो प्रसिद्ध नाटक प्राप्त होता है उसका नाम है उत्तर रामचरितम, जो कि हमें पढ़ना है। उसकी भी हम अभी कक्षाएं प्रारंभ करेंगे, तो आप बस जुड़े रहिए हमारे साथ। आपको इसका भी आगे जो है पूरी तरह से उत्तर रामचरितम का विशेषतः छाया अंक और बाकी सभी अंकों का जो है आपको पाठ यहाँ से प्राप्त होगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब इसको हम प्रश्न ही कहेंगे, बोलने में थोड़ा सौकर्य रहता है। भवभूति का अंतिम नाटक है, तो देखिए यहाँ हमने उसको अंतिम क्रम पर रखा है, तो उत्तर रामचरितम भवभूति का अंतिम नाटक है। आइए अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। सीता विषयक लोकोपवाद राम को बताया। जो सीता के विषय में जो लोकोपवाद हुआ था, जो लोक में जो अपवाद फैल गया था किसी भी कारण से, जो कि ऐसा कहते हैं कि किसी धोबी के कारण से जो फैला था, या और भी कारण उसमें जो भी रहे होंगे, तो नाटक पढ़ेंगे तो हम पूरी तरह उस पर व्याख्या करेंगे। तो सीता विषयक जो लोकोपवाद फैल गया था, उसके विषय में राम को किसने बताया? दुर्मुख ने बताया। अब देखिए यहाँ पर भवभूति की पात्र योजना को समझिए। उन्होंने, क्योंकि इसने आकर के लोकोपवाद की घटना श्री राम को दी। जब दोनों सीता और राम चित्रवीथी को देख रहे थे, तो चित्रवीथी के देखते देखते जो है राम के पास एक संदेश आता है और दुर्मुख आकर के यह घटना सुनाता है। तो जिसने आकर के राम को लोकोपवाद की घटना दी, भवभूति ने उस चरित्र का नाम ही दुर्मुख रखा है। तो इस नाम से ही पता चलता है कि ये कोई अच्छी सूचना आकर के राम को नहीं देने वाला है। ये ऐसी ही कोई सूचना ला करके देगा जिससे कि, अच्छा, ये नाटक का बीज भी है। नाटक में होता है ना, बीज बिंदु पताकाख्या प्रकरी कार्य लक्षणा, तो ये नाटक का बीज भी है। यहाँ पर जो है बीज का सूत्रपात हो जाता है, यही आगे जाके पूरी तरह से एक वृक्ष बन के पूरे एक नाटक के रूप में प्रसरित हो जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। आइए, शंबूक वध। शंबूक वध किस नाटक में प्राप्त होता है? तो बात कर रहे हैं हम उत्तर रामचरितम की। अगर उत्तर रामचरितम की बात कर रहे हैं तो शंबूक वध भी हमें उत्तर रामचरितम में ही प्राप्त होता है। ये वही शंबूक है जिसका वध करने के लिए राम पंचवटी में एक बार फिर से जाते हैं और वहाँ पर उनको वन देवता वासंती मिलती है, और सीता भी वहाँ पर अपने पुत्रों की जो 12 वर्षगांठ होती है उसके लिए अपने ससुर कुल देवता की पूजा के लिए पुष्प चयन करने के लिए जब वहां पर आती है, साथ में तमसा को लेकर के, तो सीता अदृश्य रूप में होती है, क्योंकि भागीरथी का उसको प्रसाद, उसको कृपा प्राप्त हो जाती है, जिससे कि वह वन देवता भी उसको जो है देख नहीं सकते। तो वासंती भी उसको नहीं देख पाती है। श्री राम तो सामान्य मनुष्य है, वह उसको देख नहीं पाते हैं। और फिर सीता और राम का जो छाया अंक, जो सबसे प्रसिद्ध अंक है उत्तर रामचरितम का, वहां पर सीता राम का मिलन होता है, लेकिन राम इस संयोजन को, इस मिलन को नहीं जान पाते। सीता तो अदृश्य रूप में सब कुछ देखती है, और जब राम बार बार मूर्छित हो जाते हैं तो वहाँ पर सीता उनको जो है स्पर्श करके, जिसे आजकल हम टच थेरेपी बोलते हैं, उससे राम को होश में लेकर के आती है। और राम का कथन भी है, जब जैसे ही सीता उनको स्पर्श करती है और राम होश में आ जाते हैं, तो एक श्लोक है, आश्चोतनम नु हरिचंदन पल्लवानाम। किसी ने ऐसा रस टपका दिया है, ऐसा राम को प्रतीत होता है। आइए आगे बढ़ते हैं। उत्तर रामचरितम के प्रथम अंक का नाम क्या है? चित्र दर्शनम। तो चित्रवीथी देखते हैं, चित्र दर्शन करते रहते हैं, तो प्रथम अंक का नाम है चित्र दर्शनम। आइए अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। किसके नाटकों में विदूषक का सर्वथा अभाव दिखाई देता है? इस क्वेश्चन को लिख लीजिए आप, IMP
वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि किसके नाटकों में विदूषक का अभाव दिखाई देता है। आपसे पूछा जाता है कि अभिज्ञान शाकुंतलम में विदूषक का क्या नाम है, तो आपको बताना होता है माधव्य और या माधव्य, इस तरह से नाम है, कहीं माधव्य मिलता है कहीं माधव्य मिलता है, तो दोनों में से कुछ भी रहेगा, आपको लगाना है। आपसे पूछा जाता है कि मृच्छकटिकम जो प्रकरण है उसमें विदूषक का नाम क्या है, तो मैत्रेय, मैत्रेय आपको बताना होता है। स्वप्नवासव दत्तम में विदूषक कौन है, तो स्वप्नवासव दत्तम में जो विदूषक है उसका नाम है वसंतक। और ऐसा कौन सा नाटक है जिसमें विदूषक है ही नहीं, तो एकमात्र नाटक जो है भवभूति, क्योंकि यह करुण रस का नाटक है। और विदूषक का कार्य क्या होता है, अपने हाव भाव बोली भाषा से जो जन सामान्य है, जो उसका मित्र है, जो राजा या नाटक का जो नायक होता है उसका मनोरंजन करना। और इस करुण रस प्रधान नाटक में इस हंसी के पात्र की कोई आवश्यकता शायद भवभूति को महसूस नहीं हुई, कोई उन्हें ऐसा लगा कि इस पात्र की आवश्यकता नहीं है, इसलिए उन्होंने इसमें विदूषक को नहीं रखा है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर रामचरितम का उपजीव्य है, तो रामायण इसका उपजीव्य है, ये सर्वसिद्ध है, सभी जानते हैं कि रामायण इसका उपजीव्य है। उत्तर रामचरितम में कितने अंक हैं, 7 अंक याद रखेंगे। अभिज्ञान शाकुंतलम में भी देखिए, अभिज्ञान में 7 अंक, ठीक है, और उत्तर रामचरितम में 7 अंक, और मृच्छकटिकम जो कि पीजीटी के सिलेबस में है उसमें है, प्रकरण में होते ही 10 अंक है। तो ये कहने की बात नहीं है कि उसमें कितने अंक है, यदि पूछा जाए तो इसका मतलब, यदि आप गलत करते हैं तो इसका मतलब आपने बहुत ध्यान नहीं रखा है इस चीज़ का कि प्रकरण में होते ही 10 अंक है, तो उसमें जो है 10 अंक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, जो आज का हमारा अगला प्रश्न होगा। ये सब आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, नोट करते चलिए साथ साथ। और ये वीडियो वैसे YouTube पर उपलब्ध है, तो आप उसको बार बार भी देख सकते हैं और देखना भी चाहिए। जो लोग लाइव अभी देख रहे हैं, जो मेरे सामने बैठे हुए हैं, हाँ आप भी कुछ लिख लीजिए, हमेशा वीडियो के भरोसे रहेंगे आप। हाँ, लिखना चाहिए। उत्तर रामचरितम के द्वितीय अंक में घटित घटनाएं सीता निर्वासन के कितने वर्षों के पश्चात की है। अब याद रखेंगे, मैंने पहले भी बताया था कि लव कुश की 12वीं वर्षगांठ है। 12वीं वर्षगांठ के लिए सीता जो है अपने ससुर कुल देवता सूर्य की पूजा के लिए फूल लेने के लिए आई है। तो 12 वर्ष का एक बीच में जो है गैप है, जब सीता निर्वासन के बाद अब जो घटनाएं घट रही है, तो 12 वर्षों के पश्चात की जो घटना है, ये द्वितीय अंक में घटित घटनाएं सीता निर्वासन के 12 वर्षों के पश्चात की घटनाएं हैं। लव कुश किसके आश्रम में शिक्षा प्राप्त करते हैं, तो महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में शिक्षा प्राप्त करते हैं। वहीं उन्होंने रामायण का गान करना सीखा, वहीं पर उन्होंने रामायण की घटनाओं का उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। तो महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में लव कुश रहते हैं या वहाँ शिक्षा प्राप्त करते हैं। राम शंभू वध के लिए कहाँ जाते हैं, दंडकारण्य जाते हैं। अभी अभी मैंने चर्चा की थी आपसे थोड़ी देर पहले। आइए आगे बढ़ते हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से, एक एक प्रश्न पर विचार कीजिए, एक एक प्रश्न को कंठस्थ कीजिए और बार बार पढ़ेंगे, बार बार सुनेंगे तो यह याद हो जाएंगे। इसी तरह के प्रश्न आते हैं पेपर में, और कुछ नहीं आते, क्योंकि कठिन प्रश्न तो हो सकता है और भी लोगों के गलत हो जाए, लेकिन यदि आसान प्रश्न, इजी क्वेश्चंस यदि आप लोगों के गलत हो गए तो सीधे 1000 छात्रों से आप पीछे चले जाते हो। तो विशेष ध्यान रखना है आसान प्रश्नों का। और एक अस्ति नास्ति का, कभी नास्ति पूछा जाए हम उसको अस्ति लगा करके आ जाते हैं। आइए अगले प्रश्न की तरफ। उत्तर रामचरितम नाटक के किस अंक को अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के चतुर्थ अंक के समान सर्वश्रेष्ठ माना गया है? तृतीय अंक को, जिसका नाम है छायांक या छाया अंक, अलग अलग करके भी बोल सकते हैं, ठीक है। उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक को किस नाम से जाना जाता है? ये रहा उत्तर और ये रहा आपका उत्तर, ठीक है, छाया अंक। कौशल्या व जनक संवाद, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। उत्तर रामचरितम नाटक के किस अंक में है? तो ये चतुर्थ अंक में है। कौशल्या जनक संवाद चतुर्थ अंक में है। जो टीजीटी की परीक्षा दे रहे हैं उन लोगों के लिए यह आवश्यक नहीं है कि कौशल्या जनक संवाद किस अंक में, यद्यपि पूछा उनसे भी जा सकता है, क्योंकि सामान्य परिचय तो प्रत्येक ग्रंथ का जो आपके सिलेबस में है आपको होना चाहिए, लेकिन पीजीटी वाले विशेष ध्यान दें, क्योंकि पूरा का पूरा उत्तर रामचरितम उन्हें पढ़ना है। आइए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
उत्तर रामचरितम के अनुसार लक्ष्मण के पुत्र का नाम क्या है? तो चंद्रकेतु। लक्ष्मण के पुत्र का नाम है चंद्रकेतु। 17वां क्वेश्चन है हमारा, अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को किस अंक में छोड़े जाने का वर्णन मिलता है? चतुर्थ अंक में अश्वमेध यज्ञ का अश्व छोड़ा जाता है। लक्ष्मण के पुत्र चंद्रकेतु तथा लव के बीच संवाद का वर्णन किस अंक में है? तो पंचम अंक में है, और इसी अंक में इन दोनों का युद्ध भी होता है। एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन और आप लोगों को याद रखना है, विष्कंभक कहाँ कहाँ पर है और विष्कंभक किस किस के बीच में है? उत्तर रामचरितम में ये आपको विशेष ध्यान देना है, क्योंकि यह प्रश्न बार बार पूछा जाता है। सौधातकी दंडायन है और दो नदियों का वो विष्कंभक है। इस तरह के और भी जो विष्कंभक है आपको सभी ध्यान रखने हैं। लव और चंद्रकेतु के बीच संग्राम में श्री राम का पदार्पण किस अंक में होता है? षष्ठ अंक में। राम दोनों के युद्ध के समय वहां पहुंच जाते हैं, तो वो कौन सा अंक है? छठा अंक है। छठे अंक में राम का पदार्पण होता है। उत्तर रामचरितम के किस अंक में गर्भ नाटक की योजना है? याद रखना 7वें अंक में। गर्भ नाटक 7वें अंक में है, जिसमें संपूर्ण घटना को दोबारा से एक नाटक के अंदर नाटक, जिसको गर्भ नाटक कहा जाता है। 7वां उत्तर रामचरितम स्वयं एक नाटक है, उसके अंदर 7वें अंक के अंतर्गत एक नाटक जो है खेला जाता है, एक नाटक जो है अभिनय किया जाता है। तो नाटक के अंदर नाटक होने के कारण इसको गर्भांक भी कहा जाता है या गर्भ नाटक भी कहा जाता है। 7वें अंक को गर्भांक कहा जाता है और उत्तर रामचरितम के अंदर जो नाटक दिखाया जाता है उसको गर्भ नाटक कहा जाता है। आइए, उत्तर रामचरितम में कुमार विक्रम अंक कौन सा है? कुमार विक्रमो नाम पंचमो अंक, याद रखना। उत्तर रामचरितम नाटक किस प्रकार का है? सुखांत। तो नाटक प्रायः सुखांत ही होते हैं, तो ये जो नाटक है यह सुखांत है। दुखांत नाटक होता नहीं है वैसे, क्योंकि जो नाटक के लक्षण है उसमें हमेशा उसको सुखांत करना होता है। दुखांत यदि करेंगे तो फिर उसका जो फल है वह फल प्राप्त नहीं होगा। फल का तात्पर्य ये है कि जो उसका उद्देश्य है वह उद्देश्य पूर्ण नहीं होगा, और जो अंत में जो फलागम जो हमारी होती है, प्रकृति होती है, फलागम जो आता है वह फलागम नहीं हो पाएगा। इस कारण से नाटक प्रायः सुखांत ही होते हैं। प्रायः इसलिए कहा कि यदि कोई हो सकता है एक आधा ऐसा हो जो दुखांत होता हो, जैसे बाजीगर मूवी में अंत में हीरो मर जाता है, तो इस प्रकार का भी कोई हो सकता है। तो अब ठीक है, इसलिए प्रायः शब्द का प्रयोग कर दिया, दोष नहीं आना चाहिए अपने ऊपर भी। भासकृत अधोलिखित नाटकों में से कौन सा रामायण मूलक है? भासकृत अधोलिखित नाटकों में से रामायण मूलक नाटक कौन सा है? अभिषेक नाटकम तो नहीं है, ठीक है। उरुभंगम ये महाभारत आश्रित है। बालचरितम ये रामायण आश्रित है, ठीक है। बालचरितम जो है रामायण आश्रित है, और पंचरात्रम ये भी महाभारत आश्रित है। तो सी आपका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर। आइए अगले 24वें प्रश्न की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। 24वां प्रश्न है, बाण भट्ट कृत हर्ष चरित है कथा, आख्यायिका, उपन्यासिका या चंपू? तो कथा भी नहीं है। कथा में आप ले लीजिए आप कादंबरी, ठीक है, और वासव दत्ता, ये दो, धिया निबद्धे यमति द्वयी कथा, ये दो कथाएं हैं। आख्यायिका में आप ले लीजिए हर्षचरितम को, ठीक है, ये क्या है? आख्यायिका है, ठीक है, ये आपकी हो गई आख्यायिका। उपन्यासिका, तो उपन्यास में आप ले लीजिए शिवराज विजयम। शिवराज विजयम जो है आपका उपन्यास हो जाएगा, पंडित अंबिका दत्त व्यास कृत शिवराज विजयम। चंपुश्च हारयष्टिश्च, चंपू में मदालसा चंपू, ठीक है, रामायण चंपू और नल चंपू जो कि आपके सिलेबस में भी है, नल चंपू। तो ये इस तरह से 3 चंपू ग्रंथ हो गए जो कि प्रसिद्ध है, आपके पास ज़्यादातर आते हैं। उपन्यास में आपके पास शिवराज विजय, टीजीटी वालों को तो पढ़ना ही है, आपसे भी क्या पता कभी प्रश्न पूछ लिया जाए कि यवन युवक को जब चाकू घोंपा तो उसके पेट में से क्या निकला, तो उसके क्या निकला ये आपको ध्यान रखना है। कई लोग लिखते हैं चाकू, कई लोग लिखते हैं बम। अरे यवन युवक को मारा है, हमेशा बम ही थोड़ी निकलेगा, मानचित्र निकला था उसके पास से। ये कई लोग पत्र भी कहते हैं, तो पत्र भी उसके पास निकला था। तो इस तरह से जो भी निकला हो आप उसको देख लेंगे, लेकिन वहाँ पर आपको ध्यान रखना है। टीजीटी वालों के लिए बात कर रहा हूँ। उपकृतम बहुतत्र किमुच्यते आदि उदाहरण किससे संबद्ध है? तो तिरस्कृत वाच्य ध्वनि से संबंधित है, असंलक्ष्य ध्वनि से संबंधित है, लक्षणा से संबंधित है, या चित्र काव्य से संबंधित है, ये आपको बताना है। तिरस्कृत वाच्य, बैक हो गए।
तिरस्कृत वाच्य ध्वनि, ये इससे संबंधित है, ठीक है। उपकृतम बहुतत्र के मुच्यते, ये है तिरस्कृत वाच्य ध्वनि से संबंधित है, ठीक है। तो इस तरह से आज 25 प्रश्न हम आपके लिए लेकर के आए थे और 25 प्रश्नों को हमने आज जो है यहाँ पर आपके सामने प्रस्तुत किया। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना।